नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज है अपने 12th क्लास के अंदर ये थर्ड एक्सरसाइज थी। उस एक्सरसाइज में अगर प्रेजेंट टाइम की मैं सिलेबस की बात करूँ तो उसमें इतना ही दे रखा है जितना हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, हालांकि इसमें एक टॉपिक और है मैट्रिक्स का ही, और वो मैट्रिक्स का टॉपिक है, लेकिन जैसे ये दे रखा है व्युत्क्रमणीय आयोग यानी इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ये जो पार्ट है ये मैट्रिक्स का ही है, लेकिन इसको दे रखा है सारणिक में, यानी फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसमें दे रखा है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए या कोई भी मैट्रिक्स से इनवर्सिबल होगी यानी उसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी सारणिक की। ठीक है, तो सारणिक से हम चेक करेंगे कि वो इनवर्सिबल है या नहीं, यानी उसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें सारणिक में इसको ऐड कर रखा है कि पहले सारणिक पढ़ो उसके बाद में ये पढ़ो। तो अभी यहाँ पर अपन को केवल सारणिक की बेसिक डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो केवल हम इसमें सारणिक की बेसिक डेफिनेशन जो है ना, यानी सारणिक क्या चीज है और कैसे मैट्रिक्स के संगत एक सारणी निकालते हैं अपन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद में हमें मैट्रिक्स यानी जो पार्ट है ये मैट्रिक्स का पढ़ते जाएंगे। और ये अपनी जो एक्सरसाइज 4 है ना, उस फोर्थ एक्सरसाइज में यानी कि 4.1 2 3 शायद 4.4 में जाकर के ये चीज अपनी आएगी। ठीक है, वहां पर इनवर्स निकालना आएगा। हालांकि ये थर्ड एक्सरसाइज में दे रखा है कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, लेकिन वो जो तरीका दे रखा है वो अभी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जब पुराना सिलेबस था तो उसमें इनवर्स निकालने का एक प्रारंभिक रूपांतरों का प्रयोग करते हुए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना ये होता था। ठीक है, और इसमें से कई बार प्रश्न आया हुआ, बोर्ड के अंदर 2 बार प्रश्न आया हुआ भी इस पर, कि प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इनवर्स निकालने के यहाँ अपने पास से 2 तरीके होंगे। एक ये होगा, एक हम सारणी की सहायता से इनवर्स निकालेंगे। तो दोनों ही तरीके अपने बुक में हुआ करते थे पहले। प्रेजेंट टाइम में जो सारणी की सहायता से इनवर्स निकालना है वो है, इसीलिए उसको सारणी में ऐड कर रखा है। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक रूपांतरों का प्रयोग करते हुए और इनवर्स निकालना वो अपने जो पुराना सिलेबस था उसमें था। और अब बात ये आती है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इस पर एक ही क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए भी अपन करेंगे इसमें, क्योंकि पिछली बार भी सिलेबस में जो चेंजमेंट हुआ था वो जाकर के 2-3 महीने बाद हुआ था। हो सकता है कि सिलेबस में चेंजमेंट करते रहिए, ऐड करते हैं टॉपिक, क्योंकि पहले सिलेबस में था ही। तो एक बार अपन इसको क्वेश्चन को और अपन करेंगे। एक क्वेश्चन हो, मैं 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन में अपना काम चल जाएगा, इतना इसमें सीखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात आती है कि मैंने यहाँ सारणिक लिखा है इनवर्सिबल। यहाँ यानी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने तक पहुंचने से पहले हम सारणी को पढ़ते हैं। सारणी को क्यों पढ़ते हैं, देखो सारणिक क्या चीज है, पहले तो ये कि सारणिक जो है वो क्या है, मैट्रिक्स जो थी वो तो क्या थी, एक संख्याओं की व्यवस्था थी। मैट्रिक्स जो थी वो एक संख्याओं की आयताकार व्यवस्था थी, उसमें रो और कॉलम हुआ करते थे। ठीक है, अब उसमें एक रो भी हो सकता था, 2 रो भी हो सकते थे, एक कॉलम भी हो सकता था, 2 कॉलम भी हो सकते थे, विभिन्न प्रकार की मैट्रिक्स हमने पढ़ी। अब देखो कोई वर्ग मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स और उसके संगत कोई अद्वितीय संख्या, उसी को हम सारणी कहेंगे। अब वो अद्वितीय संख्या वो क्या है, वो आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या दोनों प्रकार की हो सकती है। तो देखो यहाँ सारणी की मैंने परिभाषा लिखी है कि प्रत्येक वर्ग आयु कोई हमने ए लिया है, कोई भी अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और उसके संगत एक कोई यूनिक नंबर सारणी कहलाता है। एक मतलब ये होगा कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो इसके संगत हमें एक यूनिक नंबर है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, और उस यूनिक नंबर को हम सारणी कहते हैं। ठीक है, और उस सारणी को लिखते कैसे हैं, या तो डिटर्मिनेंट ए से लिखते हैं, या इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक सॉरी आपका मॉडुलस का साइन लगाते हैं, इसको भी हम डिटर्मिनेंट ए ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूंगी, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 2 1 3 4 ये दे रखी है। ठीक है, अगर हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है, मतलब ए ये मैट्रिक्स थी, इसके संगत ये हो गई सारणिक। ठीक है, और सारणिक जो है ये क्या है, एक अद्वितीय संख्या आएगी। कैसे आएगी, देखो इससे बड़े वाले ब्रैकेट को तो 2 हटा और अब लगा दो मॉडुलस का साइन। ठीक है, ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब इसका जो मान आएगा, एक निश्चित मान आएगा 4 दूनी 8 माइनस, अब मान निकालने का तरीका क्या होगा, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, इनको तिरछा गुणा करना है। ठीक है, और फिर ये गुणा करना है इसमें से, और ये माइनस करना है, यानी 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, कितना गया 5। ध्यान रखें 3 एकम 3 में से 8 माइनस न करें। ठीक है,
तो देखो क्या करना अपना तरीका याद रख लो कि पहले आएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है ना, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। तरीका यह है कि नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे पहले ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, पहले ऊपर से नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 4 दूनी 8, तरीका ये रहेगा कि पहले यहां से शुरू करो, ठीक है। तो 4 दूनी 8 माइनस 3, इसी प्रकार से और देख लो कोई मैट्रिक्स, जैसे मान लो कि मैंने मैट्रिक्स लिख दी 1 0 0 1 ये लिखी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट है निकालें तो वो क्या आएगा 1 0 0 1, ठीक है। करो क्या तरीका, ऊपर से आओ नीचे, तो 1 1 में 1 माइनस 0 गुणा 0 मतलब 0 1, 0 गुणा 0 0 आ गया, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आ गया। अब ये तो थी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके संगत एक अपने पास अद्वितीय राशि मिली जिसको अपन सारणी कर रहे हैं, ये अद्वितीय राशि है क्योंकि इसका मान ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मान किसका इसी का तारा है ना, तो ये अद्वितीय राशि होगी, इसको हम सारणी बोलते हैं, ठीक है। तो सारणी निकालने का तरीका आप समझ में आ गया होगा कि कोई मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दे, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स की बात करें तो जैसे अपने को और लिख लेते हैं कोई 5 6 7 8, एक बार मैट्रिक्स सारणी समय केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, सारणी का मान निकालना है हमें पढ़ना है। तो 2x2 की मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो उसका सारणी का मान निकालना बड़ा आसान है, 5 6 7 8, क्या करेंगे ऊपर से और नीचे, यानी 8 5 40 माइनस 6 7 42, माइनस करना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाए तो उसको माइनस करना है। तो 40 में से 42 माइनस करोगे तो माइनस के 2 आ गए, ठीक है। ये तो गया 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। अब आता है 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। 3x3 की मैट्रिक्स के लिए 3x3 की मैट्रिक्स के लिए क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 1 2 2 1 0, ये दे दी कोई मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपने को कोई दे रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें निकालना है सारणी का मान, यानी डिटर्मिनेंट ए निकालनी है। तो देखो तरीका वही है 1 2 0 सॉरी 1 2 3 0 1 2 2 1 0। अब देखो थोड़ा सा समझना है सारणी को हल कैसे करते हैं, ये समझना है, समझने वाली बात ये है। अब देखो एक बार तो केवल मैं इतना ही कर रहा हूं कि हम केवल R1 जो है ना इसी के अनुदिश इसका प्रश्न करेंगे, यानी इसका प्रसार करेंगे और इसी से हम सोल्व करेंगे। बाकी हम कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, C1 के R1 के अनुदिश कर सकते हैं, R2 के अनुदिश कर सकते हैं, R3 के अनुदिश कर सकते हैं, C1 के अनुदिश कर सकते हैं, C2 के अनुदिश कर सकते हैं, C3 के अनुदिश कर सकते हैं। लेकिन एक बार हम केवल R1 के अनुदिश करेंगे, ठीक है ना। एक बार हम केवल सारणी का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य कहाँ है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के पास पहुंचने का हमारा पर्पज है, इसलिए हम केवल इसका बेसिक नॉलेज जो है वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखो कैसे सोल्व करना है, ये R1 इसी के अनुदिश प्रश्न करना है। पहले आप 1 लिखो, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, इस रो को छोड़ दो, यानी जो एलिमेंट आपने लिखा ना उस रो को छोड़ दो, उस कॉलम को छोड़ दो, छोड़ दिया। नया अपने पास क्या बचा, ये बचा, यानी ये एक सारणी बची। ये सारणी बची, इस सारणी को कैसे हल करते थे, इस सारणी ये 2x2 की सारणी थी, इसको कैसे हल करते थे कि ऊपर जाओ नीचे और नीचे जाओ ऊपर, मतलब 1 गुणा 0 0 माइनस 1 गुणा 2 2 आ गया, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखो दूसरा अगला एलिमेंट लिखो, अब ये प्लस का है, पहला प्लस का है फिर माइनस का आएगा, तो माइनस 2 लिखो, लिख दिया। ये अवयव जो भी होगा वो लिखा जाएगा, लेकिन पहले प्लस का फिर माइनस, ये ध्यान रखे तरीके में आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कौन सा लिया आपने, 2 लिया ना, यानी ये अवयव लिया, तो इस ये अवयव जिस रो में है उसको छोड़ दो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। अब क्या बच गया, यानी ये हमने छोड़ दिया और ये हमने छोड़ दिया, अब ये बचे, ठीक है। क्या आएगा, ऊपर से आओ नीचे, यानी 0 गुणा 0 माइनस 0 गुणा 0 0 फिर माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। अब आगे वाला लिखो, तो अब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस 3, और अब 3 लिया ना तो इस 3 वाला छोड़ दो, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ऊपर से आओ नीचे, यानी 1 गुणा 0 मतलब 0 माइनस 2 गुणा 1 यानी कि 2, 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस 4 को 2 माइनस 2 से गुणा करो तो प्लस के 8 आ जाएंगे। 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 और प्लस के प्लस 3 से गुणा होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ गए, यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 6 कितने आ गए, माइनस के 8 और प्लस के 8 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3x3 की सारणी जो उसको हल करते हैं। और देखें एक और लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये सारणी का जो मान है ना वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और कोई इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है। अगर ये एलिमेंट जो है ना अपने, ये एलिमेंट अगर इमेजिनरी नंबर होते ना, आइटा के रूप में होते, तो आइटा के रूप में भी अपने को सारणी का मान मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सारणी का मान कोई रियल नंबर ही आए, इमेजिनरी नंबर भी आ सकता है। देखो और कोई लिखे, एक सारणी को और लिख लेते हैं 3x3 की, ठीक है। -1 2 -3,
0 3 -2 1 -2 3। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी, इसके संगत हमें सारणी निकालनी है। तो डिटरमिनेंट ए निकालो, -1 2 -3 0 3 -2 1 -2 3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का तरीका ये है कि पहला एलिमेंट लिखो -1। अब इस जो भी एलिमेंट आपने लिखा उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ऊपर से आओ नीचे, तो 3 तिया 9, फिर माइनस, नीचे जाओ ऊपर, -2 गुणा -2 प्लस के 2 -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट लिखो, माइनस आएगा, पहले प्लस, ये प्लस माइनस तो इस एलिमेंट के साथ है ना इसलिए आया है, लेकिन तरीका अपना क्या होगा कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अपनी तरफ से दिए लगाएंगे। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट के साथ आएगा वो चिन्ह तो साथ में आएगा ही, तो ये माइनस अपनी तरफ से लगा दिया तरीके से, और अब एलिमेंट क्या है प्लस में है तो प्लस में लिख दो, अगर ये माइनस में होता तो फिर ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाता। ठीक है, हाँ अब देखो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो 0 गुणा 3 देखिए 0 -1 गुणा -2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस, अब सूत्र से तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन एलिमेंट माइनस में ना, तो प्लस गुणा माइनस गुणा हो गए, प्लस और माइनस गुणा होकर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -3। अब इस एलिमेंट ये है तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो ये बचेगा। ठीक है, तो 0 -3 कितना आ जाएगा, 9 में से 4 हटाओगे तो 5 बचेंगे, 5 गुणा -1 यानी माइनस का 5, 2 गुणा -2 यानी कि 4, प्लस के 9। ठीक है, देखो -3 गुणा -3 प्लस 9 हो जाएंगे, कितना गया, ये माइनस के 9 प्लस के 9 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, फिर से 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। और हो सकता है कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2x2 की मैट्रिक्स और 3x3 की मैट्रिक्स से हम सोल्व कर सकते हैं। ज्यादातर अपने को सिलेबस यानी 12th क्लास के हिसाब से देखें तो 2x2 की मैट्रिक्स, और कंपटीशन में भी 2x2 की और 3x3 की मैट्रिक्स तक ही काम होता है, बाकी 4x4 की मैट्रिक्स भी इसी तरीके से सोल्व करते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स इसी तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, सारणी इसी प्रकार सोल्व करते हैं, लेकिन वो आते नहीं, इतने बड़े सोल्यूशन अपने को मिलता नहीं है। कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें उसको सोल्व करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो अपने कंपटीशन में फिर नहीं पूछा जाएगा, नहीं अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी उसे प्रश्न की। ठीक है, तो हमें यहाँ 2x2 और 3x3 से की सारणी की हमें सोल्व करनी आनी चाहिए, वो हम आराम से सीख लेंगे। अब बात ये थी कि अपना टॉपिक है ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को और किसी में दूसरी मैट्रिक्स बी से गुणा करो। कोई मैट्रिक्स ए अपने पास गिवन था, मैंने कोई बी मैट्रिक्स और ले लिया बी, उसको गुणा कर दिया, तो चाहे तो मैं ए गुणा बी निकालू, चाहे बी गुणा ए निकालू, अगर इन दोनों का गुणनफल अगर तत्समक मैट्रिक्स आ जाए, तत्सम मैट्रिक्स आ जाए, ए कोई मैट्रिक्स, ये तो गिवन था, ये हमने अपनी तरफ से लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसके साथ में हमने कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, अपनी तरफ से ले लिया, ए को और बी को हमने गुणा किया, या बी को ए से गुणा किया, चाहे ए को पहले लिखो बी को बाद में लिखो, चाहे बी को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, हमने ए को बी से गुणा किया और बी को ए से गुणा किया। दोनों स्थिति में हमने देखा कि ए गुणा बी भी तत्सम मैट्रिक आया और बी गुणा ए भी तत्सम मैट्रिक आया। तत्सम मैट्रिक का मतलब 1 0 0 0, यानी मतलब एक ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या हो, एक एक हो। ये बात हम पढ़ के आए हैं। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे आपके इनवर्सिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखो कोई मैट्रिक्स ए अपने पास गिवन है, हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से ली कि ए गुणा बी करो चाहे बी गुणा ए करो, हमेशा आई आता है, यानी ए को बी से गुणा किया, बी को ए से गुणा किया, तो उस स्थिति में अगर आई आता है तो उस स्थिति में बी जो है बी ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएगा, प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना, प्रतिलोम आयु होगा। ठीक है, अर्थात यूं कह सकते हो कि ए का इनवर्स वो किसी बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाए, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाए वो इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगी। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात किया जा सके वो इनवर्सिबल मैट्रिक्स होगी, यानी जिस मैट्रिक्स का प्रतिलोम अगर ज्ञात किया जा सकता है तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स से होगी। ठीक है, अब देखो इनवर्सिबल एक जगह पर हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सके, तो इनवर्सिबल फंक्शन था, फंक्शन में पढ़ी थी बात। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए जो है उसके लिए हमें एक बी मैट्रिक्स दूसरी मिल गई और उन दोनों को गुणा किया, हमारे पास आई आ गया, इसका मतलब बी है वो ए का इनवर्स है,
और बी ए का इनवर्स है, मतलब ए का इनवर्स निकला वो बी आ गया, इनवर्स बी का ए का निकला ना, तो इसका मतलब जिसका इनवर्स निकलता हो वो क्या हो जाएगी, आपकी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी इनवर्सिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर कोई मैट्रिक्स, अब जो सबसे मेन बात अपने को याद रखनी है वो ये रखनी है कि यदि ए व्युत्क्रमणीय है या इनवर्सिबल है, ठीक है ना, ए व्युत्क्रमणीय है तो डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें कि अगर ए व्युत्क्रमणीय है यानी ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब निश्चित रूप से उसके सारणी का मान 0 नहीं आएगा। अगर सारणी का मान 0 आ गया तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमने देखो दो सारणी लिखी, दो मैट्रिक्स लिखी थी और उसके संगत हमने सारणी का मान निकाला, वो 0 आया था। ठीक है ना, इसका मतलब वो जो दो मैट्रिक्स हमने लिखी थी वो दोनों ही इनवर्सिबल मैट्रिक्स नहीं है, यानी उनका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन के ऊपर जो है ना वो कई बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार, मतलब बोर्ड के अंदर तो छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, 1 नंबर का, और बाकी कंपटीशन के अंदर इस पर से कई बार प्रश्न आए हैं। प्रश्न में लिखा हुआ मिलता है कि कोई भी मैट्रिक्स देते हैं और उसे कहते हैं कि इनवर्सिबल मैट्रिक्स है यानी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो कोई भी अननोन वैल्यू देंगे उसका मान पता क्या होगा। ठीक है, या यूं कहेंगे कि अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब इसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो अव्युत्क्रमणीय कब होगी, यानी अगर हम यूं लिखेंगे अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके संगत सारणी का मान 0 आ जाए, यानी उस समय उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी उसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था अपना इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें ने इनवर्स सारणी क्यों पढ़ी, उसका कारण पता चल गया कि कोई भी मैट्रिक्स जो है ना उसका इनवर्स निकालने का तभी सोचना है जब उसके सारणी का मान 0 न हो। अगर सारणी का मान 0 आ गया तो फिर वो इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इनवर्सिबल मैट्रिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो देखो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना ये अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और मैंने शुरू में बता दिया था कि हम क्या करेंगे, प्रारंभिक रूपांतरों का प्रयोग करके इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, दो ही पसंद करेंगे अपन। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स का करेंगे और एक 3x3 का करेंगे। अब पहली बात यह कि प्रारंभिक रूपांतर होते क्या है। ठीक है ना, एलिमेंट्री आपके जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो क्या है, देखो देखिए, जैसे मान लो आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, नहीं कोई भी मैट्रिक्स दे दी, 1 2 3 4 ही दे दी। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स से हम एक दूसरी मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं कि ए की जगह पर मैं कर दूं जो ए है ना इसके, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने दूसरी मैट्रिक्स प्राप्त कर ली कि 3 4 1 और 2, मैंने R1 को और R2 को आपस में चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि एक तो ये हो गया कि हम अभी ये एक संक्रिया क्या हुई कि हमें दो मैट्रिक्स जो है ना उनके कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के रो को आपस में बदल के या कॉलम को आपस में बदल के एक नई मैट्रिक्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा कि ए कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या किया कि R1 की जगह पर मैंने, जैसे ये मैट्रिक्स थी ए और इसे मैंने R1 की जगह कर दिया 2 गुणा R1 कर दिया, यानी R1 की जगह पर मैंने R1 को 2 से गुणा करके लिखा है, मतलब नई मैट्रिक्स जो है ना उससे मेरे पास ऐसी आ गई कि 2 से गुणा किया 2 4 6 और 8 ही आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स मिल गई, ये एक दूसरे प्रकार का रूपांतरण हो गया। ठीक है, तीसरा कि अगर हम एक मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स एक रो जो है उसकी जगह पर हम दो रो को जोड़ करके, जैसे R1 प्लस R2, ये दो रो है ना R1 और R2 है, तो R1 की जगह R1 प्लस R2 लिख करके और एक नई मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने R के लिए किया ना ये C के लिए भी कर सकते हैं कि C1 और C2 आपस में चेंज करके नई मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी एक रो को किसी संख्या से गुणा करके एक रो को गुणा करके हम नई मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या एक कॉलम को किसी दिस राशि से गुणा करके हम नई मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये मतलब एक रो की जगह दो रो को जोड़ के या घटा करके लिख करके भी एक नई प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि R1 प्लस R2 हो, R1 प्लस लेमडा R2 हो सकता है, लेमडा कोई अदिश राशि हो सकती है, यहाँ पर R1 माइनस R2 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लेमडा का मान अगर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये C1 की जगह C1 प्लस C2 भी हो सकता है। अब ये है प्रारंभिक रूपांतरण। अब ये रूपांतरण काहे हो जाएंगे, देखो हमारे पास क्या होगा
कि ये रूपांतरण जो है वो हम एक यहां से एक समीकरण बना के चलेंगे, और उस समीकरण में ये जो रूपांतरण करेंगे ना वो दोनों साइड बराबर होंगे, क्योंकि समीकरण में जो भी परिवर्तन होता है वो दोनों साइड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये रूपांतरण अगर हम ये ऑपरेशन अगर इस साइड लगाएंगे ना तो वो निश्चित रूप से उस साइड भी वही का वही ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, नहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस साइड किया वही आगे वाली साइड होगा। ठीक है, तो अब देखो एक पर्सन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दी, जैसे देखो एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये एक मैट्रिक्स दे दी हमारे पास से 1 3 2 7। ठीक है, और हमें ये कह रहा है कि पहली बात तो ये है कि क्या इसका इनवर्स विद्यमान है, क्या ए इनवर्सिबल है। ए इनवर्सिबल होगा, यानी ए इनवर्सिबल कब होगा, जब उसका इनवर्स विद्यमान हो। और इनवर्स विद्यमान कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ए का मान हम निकाल के देखेंगे 1 3 2 7, तो ऊपर जाओ नीचे और नीचे जाओ ऊपर, 3 2 नीचे 6, मतलब कितना हुआ 1। अब 1 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा पहला काम तो हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको चेक करना कि वो इनवर्सिबल होगी या नहीं होगी। इनवर्सिबल कब होगी, जब उस मैट्रिक्स के संगत सारणी जो सारणी का मान 0 न हो। अच्छा, अब देखो प्रारंभिक रूपांतरणों से मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में अपने 12वीं क्लास सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिलेबस क्या पता चेंज हो जाए, तो इसलिए मैंने केवल दो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, हमने पीछे एक बात पढ़ के आए थे कि भाई हम जानते हैं कि ए बराबर होता है आई इंटू ए। एक मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को अगर हम उसके एक मैट्रिक्स को तत्सम मैट्रिक्स से गुणा करते हैं, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमेशा स्वयं मैट्रिक्स आती है। ये हमने काम में भी लिया थे कि भाई कोई भी मैट्रिक्स और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन अपन लेके चलेंगे। अब अपने को क्या करना है, ए की जगह जो है ना वो तो रखना है 1 3 2 7, ये रख देना है। आई जो है उस आई की जगह पर, क्योंकि यहाँ 2 की मैट्रिक्स है ना, 1 0 0 1 ये लिखना है। भैया तत्सम मैट्रिक्स होगी 2 की। ए जो उसको पड़ा रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अब आगे वाला जो ए ना उसको पड़ा रहने दो। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गई, ये भी एक मैट्रिक्स हो गई, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, मतलब एक समीकरण बन गए। अब जो ऑपरेशन इस पर, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन इस पर करेंगे ना, वही कभी अपने वो इस पर करनी है। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए हमने क्या कहा था कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है और हमें कोई बी मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए कि ए गुणा बी या बी गुणा ए, बी गुणा ए बराबर क्या आ जाए, आई आ जाए, तो उस स्थिति में हम बी को क्या कहेंगे, बी जो वो ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर यहां देखो, यहां अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो चेंज हो के आ जाए आई। ठीक है, ये मैट्रिक्स चेंज हो के आ जाए आई, तो ए मैट्रिक्स है वो तो आ जाए, ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो गई तो आ जाए आई। ठीक है, अब ये चेंज होगी तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पर करेंगे वही इस पर करेंगे, तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स और मिल के आई बन के आएगी और उसको हम कहेंगे बी। अब देखो क्या हो गया, बी गुणा ए बराबर क्या आ गया, आई आ गया। बी गुणा ए बराबर क्या आ गया, आई आ गया। इसका मतलब बी क्या हो गया, बी हो गया इसका तत्सम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हाँ देखो हमने क्या पढ़ा था कि ए कोई मैट्रिक्स है, थोड़ी देर पहले मैंने व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के बारे में जब इसकी डेफिनेशन बताई थी उस समय क्या बताया था कि ए कोई मैट्रिक्स है और हमारे को एक दूसरी मैट्रिक्स बी ऐसी मिल जाए कि ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, दोनों ही स्थिति में अगर आई आता है, यानी ए और बी का गुणा, बी और ए का गुणा अगर आई आता है, तो उस स्थिति में बी है वो ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां देखो अगर हमारे पास हमने इसके ऊपर प्रारंभिक रूपांतर हमने यूज किए और हमने इसको आई बना दिया, आगे वाला ये मैट्रिक्स चेंज होगा। ठीक है, ये कोई चेंज होकर के बी बन गया, तो उस स्थिति में बी गुणा ए किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। तो यहाँ ए तो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है वो है और बी एक नई मैट्रिक्स आ गई और बी के साथ ए को गुणा हुआ और वो आई आ गया, तो इसका मतलब बी है वो इसका क्या हो गया, प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गया। बस यही चीज अपने को यहाँ काम में लेनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन तो हम लेके चलेंगे,
ठीक है ना। और इससे ये जो लेफ्ट साइड जो है ना इसको बनाएंगे आई, राइट साइड में जो आई था ना उससे एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, और वो नई मैट्रिक्स जो है ना वही अपनी क्या हो जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, देखो अब क्या करना है, देखो क्या है कि पहले हमने ये चेक कर लिया कि ये इन्वर्सिबल है कि नहीं। इन्वर्सिबल के लिए हमने क्या चेक किया कि इसका सारणी का मान निकाला वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इन्वर्सिबल है। ठीक है, अब देखो आपने पता कि a इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू ए होता है। a का मान हमने लिखा था 1 3 2 और 7, और बराबर i का मान हमने 1 0 0 1 और a, ये तो लिखा था। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ i बनाना है, इसको i बनाना है, इसका मतलब यहाँ तो अपने को क्या करना है, एक ही छोड़ना है। यहाँ तो अपने को एक ही छोड़ना, तो एक है यहाँ चेंज करने जरूरत नहीं है इसको। अब मुझे यहाँ तो बनाना है 0, यहाँ 0 बनाना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R2 की जगह चेंज कर रहा हूँ, R2 की जगह मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस 2 गुणा R1, यानी R1 को 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 गए, और 2 को 2 में ऐसे 2 में से 2 हटाएंगे, यानी R1 को 2 से गुणा किया तो 2 में से 2 हटाएंगे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और मुझे 0 तो बनाना था, यहाँ 0 बनाना है। तो ये देखिए नई मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो अब नई मैट्रिक्स चेंज कहाँ होगा, केवल R2 में चेंज होगा, R1 तो वही का वही आएगा। ठीक है, R2 में क्या हुआ कि R2 में से क्या करना है, R1 को 2 से गुणा करना है, R2 में से घटाना है। इसको 2 से गुणा किया 2 एकम 2, और 2 में से 2 घटाया तो 0 आ गया। फिर इसको 2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाया कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बराबर। अब जो परिवर्तन यहाँ किया वही आगे भी करना है, 1 0, R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, R2 में परिवर्तन है। R2 में क्या परिवर्तन है कि R1 को 2 से गुणा करना है, ये R1 होगा, इसको 2 से गुणा करना है, फिर R2 में से घटाना है। तो R2 में तो ये ना, तो 0 में से घटाएंगे, इसको 2 से गुणा करके 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ देखो R2 में से घटाना है R1 को 2 से गुणा करके, तो R1 की यहाँ 0 नहीं है तो 0 को 2 से गुणा करो तो 0 आएगा, और 1 के में से 0 हटाओगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर a। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा अब आगे चलो, देखो यहाँ 1 बनाना था, यहाँ 0 बनाना था है, अब यहाँ पर अपने को 0 बनाना है, और यहाँ 1 बनाना, तो 1 तो बना हुआ है, यहाँ तो 1 बना हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ अपने को 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाए, अब 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो दो तरीके अपने पास, इस R1 को जो R2 है इसको 3 से गुणा कर लें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो रूपांतर करें ना उस समय ध्यान रखना है कि पीछे वाले जो रूपांतरण करके आगे वो चेंज नहीं हो जाए। तो ये इसको हमने बदल लिया, यहाँ ये 0 बना लिया। अब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 0 चेंज जाए, ये 0 नहीं रख, इसको तो रखना ही। अब और आगे दिमाग लगाओ कि इसको कैसे 0 बनाते हैं। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं कि इसको 3 से गुणा करें नीचे वाले को, और उसमें से घटा दो, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को 3 से गुणा तो 0 रहेगा, तो ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो देखो R1 की जगह पर मैं कर रहा हूं R1 माइनस 3R2, R2 को 3 से गुणा किया, R1 में से घटाया, R1 चेंज होना है, ये R2 है, R2 को 3 से गुणा किया तो इसको 3 से गुणा किया तो 0 गुणा 3 0, 1 में से 0 हटाया तो 1 ही आएगा। फिर इसको 3 से गुणा किया 3, 3 को 3 में से घटाया तो 0 आ गया। R2 चेंज करना नहीं है, 0 रेख। अब जो रूपांतरण इस साइड किया वही आगे करो। क्या क्या था कि R2 को 3 से गुणा किया, ये R2 रहा, इसको 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, माइनस के 6 हो गए, घटाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 1 में से माइनस के 6 घटाए तो प्लस के 6 हो गए ना, तो 1 प्लस 6 यानी कि 7, और इसको 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, घटाएंगे 0 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और R2 में को चेंज करना नहीं क्योंकि चेंज तो केवल इसमें होगा, तो माइनस 2 और 1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये क्या आ गया, आई आ गया, कि आई आ गया नहीं, आई बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 1 और a। अब क्या पढ़ा था आपने कि ये तो a है, और इसी साथ में कोई मैट्रिक्स ऐसी मिल जाए कि उसको a से गुणा करे आई आ जाए, तो उस समय जो मैट्रिक्स अपने को मिलती है वो क्या होगी, इनवर्स होगी। मतलब ये b मिल गया। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स a अपने को दे रखी है, उसके साथ में कोई मैट्रिक्स b ऐसी गुणा हो जाए कि उनका गुणनफल i हो जाए, तो ये b तो है। ठीक है ना, अब ये b है, ये क्या है, a के साथ गुणा हुई और गुणा होने के बाद में i बन गया, इसका मतलब b है वो इसका इनवर्स है। ठीक है ना, अर्थात अतः है a इनवर्स, यानी a का इनवर्स कितना आ गया, a इनवर्स बराबर कितना आ गया, a इनवर्स ये जो मैट्रिक्स है a इनवर्स ये है, तो ये कितना आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ये आ गया अपने पास a इनवर्स। ठीक है, बस इन्हीं को प्रारंभिक रूपांतरण बोल रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ना इन्हीं को प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं। अब ये रूपांतरण जो एक लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी ऐसा ही अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, ये था अपना 2x2 का मैट्रिक्स। अगर 3x3 का मैट्रिक्स आता तो कैसे करेंगे, देखो
अब 3x3 के मैट्रिक्स के लिए थोड़ा सा अपने को जगह ज्यादा चाहिए, तो मैं सब पूरे बोर्ड को साफ करता हूँ और फिर देखते हैं तो क्या हुआ। देखो 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, ये ले लेते हैं, पंद्रह का क्वेश्चन अपना है सेकंड, और अपन 2 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें देखो इस बार सारे मैं थोड़ा सा चेंज लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स अपने पास, ताकि सभी को चेंज करना पड़े। 2 2 3 -3 2 -2 3 3 और 2, ये कोई मैट्रिक्स हमने ली। सबसे पहले तो देखिए कि इनवर्स, इसका इनवर्स निकलेगा क्या। सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे। तो 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ठीक है। करो सोल्व। 2 ये एलिमेंट लिखो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 2 दूनी 4 और प्लस का 6, फिर माइनस ये एलिमेंट लिखो तो प्लस का 3 क्या, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 2 दूनी 4 और -9, फिर प्लस का 3। देखो पहला प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो 3। अब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो माइनस का 4 और माइनस का 6, 20 हो गई। माइनस के 5 गुणा 3 यानी माइनस का 15, और माइनस का 10 गुणा यानी माइनस का 30, कितने हो गए, माइनस का 45, और 45 और में से 20 घटाओगे तो माइनस के 25 बच गए, यानी डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। मतलब इसका प्रतिलोम विद्यमान है। अगर ये कब नहीं होता प्रतिलोम विद्यमान, जब इसका मान 0 के बराबर आता, तब इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है, अब यहां शुरू करते हैं। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए होता है। रखो ए का मान कितना है, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2, थोड़ा सा छोटे लिखूंगा अभी, है ना। और बराबर आई का मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 की तत्सम अपन ने ले लिया, ठीक है। अब देखो अपने क्या करना, सबसे पहले हमें यहाँ ये जो मैट्रिक्स है इससे तैयार करनी है तत्सम मैट्रिक्स। तत्सम मैट्रिक्स करनी है, इसका मतलब यहाँ बनाना अपने को 1। ये 1 कब बनेगा, 1 तब बनेगा जब 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 की जगह पर हम कर रहे हैं 1/2 R1। ये बात हमने कही थी कि किसी भी सारणिक को एक अदिश राशि से गुणा करके, इस रो को या कॉलम को किसी अदिश राशि से गुणा करके दूसरी सारणी प्राप्त मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक्स की लिए बात कर रहे थे कि किसी भी प्रारंभिक रूपांतर जब हमने बताए थे, तो वहां पर मैंने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स से जो उसके एक रो या कॉलम को किसी अदिश राशि से गुणा करके दूसरी मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, परिवर्तन का हुआ केवल R1 में। R1 में क्या परिवर्तन हुआ कि R1 को 2 से गुणा 1/2 से गुणा किया है, कितना आ गया 1, ठीक है। और माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2, और ये कितना हो गया 2 2 3 3 और -2 2, ठीक है। परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल R1 में, तो 1/2, 0 में तो किसी का भाग दे तो 0 ही आना है, ठीक है। बाकी में चेंज करना नहीं, केवल R1 में चेंज किया है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो करने को तो हम दो परिवर्तन, दो चीजें एक साथ बना सकते हैं, लेकिन एक एक से बढ़ाएंगे, सभी में आराम से चल जाओ तो जल्दी से। देखो अब यहाँ बनाना पड़ेगा 0, यहाँ 0 कैसे बनेगा, जब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा 0। अब जरूरी नहीं कि हम R1 से ही चल रहे हैं, R1 से करें, C1 भी काम में ले सकते हैं साथ में, ठीक है ना। C भी काम में ले सकते हैं, रो के साथ कॉलम भी काम में ले सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि C2 की जगह पर मैं कर रहा हूँ C2 + C3, यानी दोनों को जोड़ के लिख रहा हूँ ताकि ये 0 बन जाए, ठीक है। तो देखो C1 में तो कोई परिवर्तन है नहीं, 1 2 3 ही आएगा। C2 को जोड़ना है तो इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 0, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0, हो गया। अच्छा आगे C2 में कोई परिवर्तन, C3 में कोई परिवर्तन नहीं है, 3 2 और बराबर। अब देखो क्या किया है, C1 में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन C2 में परिवर्तन है 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 0 1, और ये आ गया A, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो यहां बनाना अपने को, अब देखो यहां 0 बनाना है, ठीक है ना। एक बार इसको 0 मत बनाओ, क्योंकि यहाँ 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, जब फिर ये घटाते क्या हो जाएगा, मतलब इसको 1/2 से गुणा करके घटाएंगे ना, तो ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन उस समय ये भी चेंज होगा,
ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, फिर इसको जीरो बनाते हैं। पहले इसको जीरो बनाने के लिए क्या होगा, देखो अगर हमें ऊपर वाले को 2 से गुणा करके, यानी R1 को 2 से गुणा करके R2 में से घटा दें, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। देखो R2 की जगह मैं कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1, R1 को 2 से गुणा किया, R2 में से घटाया, ठीक है ना। R2 में परिवर्तन हुआ है 1 0 3/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि इसको 2 से गुणा करोगे ना तो 0 में 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और फिर 5 में से 0 हटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये देखो 2 से गुणा कर रहे हैं, इसको ध्यान दे, इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये जगह 0, ठीक है। और आगे वाला कितना आ जाएगा 3 0 2, क्योंकि इसमें तो चेंज करना ही नहीं है। चेंज कहाँ करना है, केवल R2 से चेंज करना है, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या चेंज करना है, R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटाना है। इसको 2 से गुणा किया तो 1 हो गया ना, अब 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा किया तो 0 ही है, तो ये तो 0 1 आएगा, ये भी 0 रहना है तो ये 0 आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बनाना अपने को कितना 1, क्योंकि देखो 1 0 0 बन गया, यहाँ 1 बनाना है ना, तो देखो 1 बनाओ। 1 कैसे बनेगा कि 1 बनाने के लिए हम किसमें यहाँ पर है और 5 का भाग देते, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, R2 के अंदर 5 का भाग देते, कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 का भाग देते ये 1 बन जाएगा, हमें यहाँ 1 बनाना है। चलो करते हैं आगे। हमने क्या किया, नया परिवर्तन हमने किया कि R2 की जगह पर हमने कर दिया 1/5 R2, 1/5 R2, ठीक है। तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, चलो लिखो 1 0 3/2 और 0 1 0 और 3 0 और 2, ठीक है। और आगे वाले में चलो R1 में कोई परिवर्तन 1/2 0 0, R2 में परिवर्तन है, 5 का भाग देना है, R2 में क्या है 5 का भाग देना है ना, तो 5 का भाग दो, तो -1/5 प्लस का 1/5 0 और 0 1 1 और 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब चलिए आगे देखो, हमारा जो तत्सम मैट्रिक्स जो है ना वो तैयार होता रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे तो बनता है, ऐसा बनाना अपने को। अब देखिए एक काम करते हैं, पहले इसका हिसाब करते हैं, यहाँ बनाना अपने को 0, यहाँ 0 कैसे बनेगा, यहाँ 0 बनेगा अगर ऊपर वाले को 3 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो 3 में से 3 घटाए तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर 0 है तो 0 को 3 से गुणा करके 0 तो आएगा, 0 में 0 घटाएं 0 आएगा। चलो करते हैं आगे। हम क्या कर रहे हैं कि R3 की जगह परिवर्तन करेंगे, और क्या परिवर्तन करेंगे कि R3 में से घटाएंगे कौन, R3 में से घटा रहे हैं 3R1, ये घटा रहे हैं, घटाओ क्या आ जाएगा 1 0 3/2 0 1 0, और इसको 3 से गुणा करके R1 को 3 से गुणा किया था ना और R3 में से घटाया था, तो ये तो आ जाएगा 0, इसको 3 से गुणा किया 0 और 0 में से 0 हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कितना हुआ 9/2 गए, 9/2 को 2 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 2 में से 9/2 हटाओगे ना तो 5/2 आएगा। और अब चलो आगे, R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, लिख दो 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब देखो क्या कह रहा है कि R1 को क्या करना है 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा 3/2 हो गया ना, 0 में से घटाओगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। फिर इसको 0 को 3 से गुणा करोगे ना तो 3 से गुणा करते 0 रहेगा, तो ये आएगा 1, ये भी 1 आ जाएगा और इंटू ए। अब देखो यहाँ पर भी अपना काम कितना हो गया, यहाँ पर अपने बनाना था कितना 0 बनाना था, 0 बन गया, सभी जगह 0 बन गया। अब यहाँ पर बनाना अपने को 0 एक तो है ना, चलो एक काम करते हैं, पहले इसकी जगह पर 1 बना लेते हैं, इसकी जगह क्या करता है 1 बना लेते हैं। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं 2/5 -2/5 से गुणा कर दें, यानी R3 की जगह पर, और मैं क्या कर रहा हूँ -2/5 R3 कर रहा हूँ, यानी R3 को मैं -2/5 से गुणा करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 0 है 0 है, और इसको इससे गुणा करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो देखो क्या आएगा R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, 1 0 3/2 आएगा, 0 1 0 आएगा, और यहाँ गुणा करो तो ये 0 0, और इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, -5/2 को -2/5 से गुणा करो तो 1 ही तो आएगा। अच्छा अब चलो आगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब देखो क्या किया है R3 की जगह पर क्या किया है, इसको R3 को -2/5 से गुणा किया है, तो -2/5 से गुणा करें तो माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
भाई इसको -2/5 से गुणा करें तो माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा ये। फिर R3 इसको -2/5 से गुणा करो तो माइनस का 2/5 आएगा, इसको -2/5 से गुणा करो तो माइनस का 2/5 आएगा और इंटू ए, यहाँ पर 1 भी आ गया। अब देखो क्या चाहिए हमें, ऐसी बनानी है तो ऊपर कोने में यहाँ 0 और चाहिए। ये 0 कब आएगा, जब इसको 3/2 से गुणा करके इसमें से घटा दें, यानी R1 की जगह पर मैं कर दूं कि R1 माइनस 3/2 R3, यानी R3 को 3/2 से गुणा करके इसमें से घटाएं तो देखो क्या आएगा, R1 में घटना है ना, तो R3 है, इसको 3/2 से गुणा करो तो 0 आएगा, ये भी 0 से 3/2 गुणा होगा 0 होगा, तो 1 में से 0 घटाए तो ये तो आ जाएगा 1, 0 में 0 घटाए तो आ गया 0, और इसको 3/2 से गुणा किया तो 3/2 बना, 3/2 में से 3/2 घटाए तो 0, बाकी को चेंज करना नहीं है। ठीक है, अच्छा आ जाओ आगे। R1 में से क्या करना, R3 ये है, इसको 3/2 से गुणा करना है। देखो 3/5 तो था ही, और इसको 3/2 से और गुणा करना है, कितना हुए 9/10 हो गया, 9/10 हो गए। अब क्या करना है, इसको R1 से घटाना, R1 कितना है 1/2, यानी 1/2 में से 9/10 को घटाना है, तो 9/10 को घटाओ कितना आएगा, 1/2 में से 9/10 को घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4/10 आ जाएगा, माइनस का 4/10। ठीक है, माइनस का 4/10, तो माइनस का 4/10 इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5 आ जाएगा, तो माइनस का 2/5 हो गया। अच्छा अब इसको करो, इसको अगर -3/2 से गुणा 3/2 से गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो 2/5 है, इसको -2/5 है, इसको करेंगे 3/2 से गुणा, तो ये घट गया, कितना गया माइनस का 3/5 आ गया। और फिर क्या करना है, R1 में से घटाना है, तो R1 ये है ना, इसमें से घटाना है, इसको घटाएंगे तो देखो पहले माइनस का था, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 0 में से अगर -3/5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, इसको कितने से गुणा करना है, माइनस के 3/2 से गुणा करना है, तो -3/2 से इसको गुणा करेंगे, आपका -2/5 है, इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो वही माइनस का 3/5 आएगा, आ गया। और माइनस का 3/5 है, इसको घटाना R1 में से, R1 इसमें से घटाएंगे, इसमें 0 में से -3/5 घटाएंगे तो घटाएंगे तो इसका मतलब चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/5। ठीक है, और -1/5 और 1/5, 0, 3/5, -2/5, -2/5 और बराबर a। ठीक है, सॉरी गुणा में a। अब ये क्या गया, आई आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर ये आई आ गया ना, तो I बराबर b इंटू ए, तो इसका मतलब b क्या है, a का प्रतिलोम, तो यहाँ पर a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स बराबर आ जाएगा, a इनवर्स आ गया अपने पास माइनस का 2/5, 3/5, 3/5, माइनस का 1/5, 1/5, 0, 3/5, -2/5, -2/5। ठीक है, और अगर 1/5 सभी में से कॉमन ले लें तो 1/5 को ले लो बाहर तो बनेगा माइनस का 2, 3, 3, -1, 1, 0, 3/5 3, -2 और -2, ये आएगा ए इनवर्स का मान। ठीक है, ये ए इनवर्स का मान हमने प्रारंभिक रूपांतरों की सहायता से निकाला है। अब ये न तो कंपटीशन के लिहाज से अच्छा है, केवल बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर अपने 2 बार प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रारंभिक रूपांतरों का नाम देता हूं, अगर इनवर्स पूछे ना कि भाई कोई ए मैट्रिक्स देगा और उसका इनवर्स पूछे तो हम जो अभी आगे पढ़ेंगे उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन वो नाम देता है कि प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करते हुए और इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने प्रारंभिक रूपांतरण ये है, इनकी सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर सिलेबस में अभी प्रेजेंट टाइम में है नहीं, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सीखने में कुछ नहीं जाता, एक्स्ट्रा सीखने में कोई गुनाह नहीं है, सीखना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि पता नहीं कब काम में आ जाए चीजें। ठीक है, और ये चीजें अपने सिलेबस में थी इसलिए सीखनी भी जरूरी है, पहले थी अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालना, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है, वो हमने अभी इससे सीखा है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ए इनवर्स निकालेंगे और वहां पर देखें, यही मैट्रिक्स लेके चलूंगा मैं, यही मैट्रिक्स लूंगा, इसी का इनवर्स निकालूंगा, वो देखना ये आएगा, यही आएगा, लेकिन वो उस बार तरीका दूसरा होगा। ठीक है ना, दूसरे तरीके से अपन निकालेंगे, और प्रेजेंट टाइम में वो अपने सिलेबस में है और परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी उसकी ज्यादा है। और अपने उसी तरीके से हम इनवर्स जब परीक्षा के अंदर जब पूछा जाएगा, कभी इनवर्स का यूज होगा, तो इनवर्स अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी हम तरीका वही काम में लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।